बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की वीडियो में हम कमांड वर्ड्स से मुतल्लिक़ बात करेंगे। कमांड वर्ड्स खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के सिलेबस और खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के जो एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस हैं इनमें बहुत बड़ी जो है इनकी अहमियत है, काफ़ी अहमियत कमांड वर्ड्स की होती है। जब तक आपको कमांड वर्ड्स का पता ना होगा तब तक आपको जो है सिलेबस में कितना कंटेंट तुम्हें तैयार करना है और एग्ज़ामिनेशन क्वेश्चंस के आंसर में तुम्हें कितना कंटेंट लिखना है वो तुम्हें पता नहीं होगा। तो कमांड वर्ड्स बहुत अहम हैं और कमांड वर्ड्स की अहमियत जो है हम आपको बता रहे हैं। हर एसएलओ जो है एक कमांड वर्ड से शुरू होता है। कमांड वर्ड्स की बड़ी लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है, उसमें डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, डिफाइन, आइडेंटिफाई, डिफरेंशिएट, ऐसे बहुत सारे जो है कमांड वर्ड्स हैं और एक लंबी लिस्ट जो है खान यूनिवर्सिटी एग्ज़ामिनेशन बोर्ड ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे शाया किया हुआ है। और कमांड वर्ड्स की अहमियत जो है ये है कि आपको एसएलओ के शुरू में कमांड वर्ड्स जो है नज़र आते हैं और कोई भी एसएलओ शुरू होता है कमांड वर्ड से। जब तुम्हें नहीं पता होगा कि कमांड वर्ड क्या है, उसकी क्या अहमियत है, तब तक जो है आप उस एसएलओ को समझ नहीं बल्कि उस एसएलओ को कैसे पढ़ना है वो आपको पता नहीं होगा और उस एसएलओ में कितना कंटेंट आपको पता होना चाहिए वो आपको पता नहीं होगा। उसके अलावा कमांड वर्ड से जो है आपके एक्चुअल जो पेपर होता है खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड का, उस पेपर के जो क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन के शुरू में 70 to 80% क्वेश्चन जो है कमांड वर्ड से शुरू होते हैं। जब आपको कमांड वर्ड्स का पता होगा देन यू विल बी एबल टू राइट बेस्ट रिस्पॉन्स, क्योंकि कमांड वर्ड्स ही आपको बताते हैं कि उस सवाल के जवाब में कितना कंटेंट लिखना है और क्या लिखना है, ये आपको कमांड वर्ड्स बताते हैं। हो सकता है आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो उस क्वेश्चन के मुतल्लिक़, ठीक है, लेकिन आपको अगर कमांड वर्ड्स का नहीं पता तो आप कुछ भी लिख लेंगे, वहाँ पे कुछ भी लिख के जो है आप आएंगे, आपको होगा कि भाई मैंने अच्छा पेपर दिया है, लेकिन चूँकि आपको उस कमांड वर्ड का नहीं पता था जो उस क्वेश्चन में यूज़ हुआ था, ठीक है, इसलिए आपको लगा था कि आपने अच्छा पेपर दिया, लेकिन चूंकि आपको उस कमांड वर्ड का पता नहीं था इसलिए आप कुछ भी लिख के आए हैं, ठीक है। तो एग्ज़ामिनेशन जो एग्ज़ामिनर होता है उसके एक्सपेक्टेशन पे उतरने के लिए हमें कमांड वर्ड्स का पता होना बहुत अहम है। तो इसलिए जो है एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके अलावा सिलेबस को तैयार करने के पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड वर्ड्स की अच्छी खासी अहमियत है। तो कमांड वर्ड्स जो है आपको पता होना चाहिए और हम चलते हैं कमांड वर्ड्स की तरफ। और नॉलेज हमारे पास कॉग्निटिव लेवल 3 है जो कि आपको सिलेबस में नज़र आएंगे। नॉलेज बेस्ड है, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है और एप्लीकेशन बेस्ड है। तो नॉलेज बेस्ड के अंदर जितने भी कमांड वर्ड्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो नॉलेज बेस्ड में फर्स्ट जो हमारा कमांड वर्ड है वो डिफ़ाइन का है। तो डिफ़ाइन जब भी आपके सिलेबस के अंदर एसएलओज हैं, ठीक है, तो कोई भी एसएलओ अगर डिफ़ाइन से शुरू होता है तो हमें कितना कंटेंट हमें पता होना चाहिए और एग्ज़ामिनेशन में जब डिफ़ाइन करके, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन डिफ़ाइन से शुरू होता है तो हमें कितना कंटेंट लिखना है और क्या कंटेंट लिखना है, ठीक है। तो ये जो है सब कुछ लिखा हुआ है। तो डिफ़ाइन जब कभी आपके सिलेबस में नज़र आता है आपको, तो डिफ़ाइन का मतलब होता है ये आमतौर पे हम तारुफ कहते हैं या डेफिनेशन कहते हैं, वही चीज़ है, ठीक है। हम एग्जैक्ट डेफिनेशन की बात करते हैं, इसमें हम कोई एक्सप्लेनेशंस नहीं होती, इसमें एग्जांपल्स नहीं होती, इसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स नहीं होती, इसमें कुछ भी नहीं होता, इसमें सिंपल एक डेफिनेशन होता है जो कि आपको लिखना होता है। जब आपके एसएलओ आप देखेंगे एसएलओ, ठीक है, ये जो मैं कमांड वर्ड्स आपको बता रहा हूँ इसमें जितने भी मैं एग्जांपल्स शेयर करूँगा एसएलओ से या आपके खान एग्ज़ामिनेशन बोर्ड के क्वेश्चन पेपर से, वो तमाम मैंने फ़िज़िक्स 9th से एग्जांपल्स ली हैं, क्योंकि फ़िज़िक्स हम सबको पता है, 9th क्लास का फ़िज़िक्स हम सब ने पढ़ा हुआ है, इसलिए ईज़िली आप सब समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारे पास एक वर्ड है डिफ़ाइन, एक कमांड वर्ड है, ठीक है, और इसमें जो है ये ग्रेड 9th का जो है मैंने एक एसएलओ उठाया है। तो इसमें है डिफ़ाइन रेस्ट एंड मोशन। तो यू नो कि डिफ़ाइन में हमें सिर्फ एक डेफिनेशन लिखनी है, तो यू शुड नो ओनली डेफिनेशन ऑफ रेस्ट एंड मोशन, ठीक है।
जब आप स्लो तैयार करेंगे इसमें आपको जो है अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, जो भी आप डेफिनेशन लिखते हैं वो आपको समझ भी आनी चाहिए, जस्ट रोट मेमोराइजेशन नहीं करनी। लेकिन हाँ ये कि रेस्ट और मोशन का डेफिनेशन 1 से 2 लाइंस में आपने लिखनी है, जो बुक में एग्जैक्ट डेफिनेशन है रेस्ट एंड मोशन की वो आपको आनी चाहिए, और डेफिनेशन की अंडरस्टैंडिंग भी आपको होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। तो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम ये जो है डिफाइन आपको जो है दिखाएंगे। जैसे कि हमने कहा था कि ये जो कमांड वर्ड्स हैं वो एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चन के शुरू में भी ये कमांड वर्ड्स यूज़ होते हैं, जैसे कि एसएलओ में यूज़ हुए हैं। दूसरा एग्जांपल हमारे पास है डिफाइन द टर्म इवापोरेशन, ठीक है। तो इवापोरेशन का आप एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखेंगे, नो एक्सप्लेनेशंस, नो डिटेल्स, नो एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये जो है एक हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, डिफाइन टर्म इवापोरेशन, ठीक है। ये पास्ट एग्जाम पेपर से लिया है, ठीक है। और इसमें डिफाइन द टर्म इवापोरेशन। Evaporation is a process which takes place from the surface of a liquid at any given temperature. Evaporation is also a cooling process. तो इन्होंने जो है बेटर रिस्पॉन्स है, ठीक है, ये एक बेटर रिस्पॉन्स है। डिफाइन टर्म इवापोरेशन का जवाब इन्होंने लिखा है, तो ऐसे आपको जवाब लिखना है। ये सवाल था, ठीक है, ये जो डिफाइन द टर्म इवापोरेशन है ये एक सवाल पास्ट एग्जाम पेपर से हमने उठाया है, और ये आपको बताने के लिए कि कमांड वर्ड से ही आपके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस है वो शुरू होते हैं, ठीक है। 70 to 80% आपके जितने भी क्वेश्चंस होंगे आपके पेपर में वो कमांड वर्ड से शुरू होते हैं, और आपका जो एसएलओ है वो तो 100% एक कमांड वर्ड से शुरू होंगे, ठीक है। तो इवापोरेशन की डेफिनेशन इन्होंने मांगी थी, तो एग्जैक्ट डेफिनेशन कैंडिडेट ने लिखा है, इसको फुल मार्क्स मिले हैं, तो ऐसे आपने लिखना है। तो ये हो गया जी डिफाइंड। एंड नेक्स्ट हमारा जो कमांड वर्ड है वो लिस्ट है। तो लिस्ट जो है एक कमांड वर्ड है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यू हैव टू राइट डाउन इंफॉर्मेशन इन पॉइंट्स, ठीक है। आपने पॉइंट्स में इंफॉर्मेशन लिखना है, इसमें एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत नहीं है और इसमें कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं। सीक्वेंस मतलब कि फर्स्ट पॉइंट में ये आना चाहिए, सेकंड पॉइंट में ये आना चाहिए, थर्ड पॉइंट में ये आना चाहिए, ऐसे नहीं होता। आप सेकंड पॉइंट फर्स्ट में लिखें, फर्स्ट थर्ड में लिखें, इसमें जो है कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं होती। जब कभी आपका एसएलओ लिस्ट से शुरू होता है, इसका मतलब ये है कि आपको कुछ चीज़ें लिस्ट डाउन करनी है, ठीक है, लिस्ट डाउन करनी है। जैसे कि आप मार्केट जाते हैं, आपको चीज़ें लेनी है, ठीक है, वहाँ से मिसाल के तौर पे आप सुपर मार्केट जाते हैं तो आप लिस्ट बनाते हैं कि मुझे ये चीज़ें लेके आनी है। ज़रूरी नहीं कि आप जो है कपड़े थर्ड में रखें, उसके अलावा आपके जो है जितने भी घर में खाने पीने की चीज़ें हैं वो फर्स्ट में रखें। ज़रूरी नहीं है, आप फर्स्ट में खाने पीने की चीज़ें ले सकते हैं या फर्स्ट में आप जो है क्लोथ्स ले सकते हैं, ठीक है, आपकी मर्ज़ी। तो लिस्ट इज़ समथिंग यू मेक लिस्ट, राइट, जिसमें बुलेट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, या 2-4 वर्ड्स पे मबनी एक फ्रेज़ होता है जो कि आपको लिस्ट डाउन करनी है, ठीक है। तो लिस्ट में हमारे पास जो एक एसएलओ से एग्जांपल है, कोई भी एसएलओ लिस्ट से शुरू होता है, तो वो कैसा होता है? वो कुछ ऐसा होता है, लिस्ट वेरियस मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, ठीक है, वेरियस मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शन, इसको लिस्ट डाउन करनी है। तो लिस्ट में आप क्या करोगे? उसमें 1 2 3 4 लिखोगे, दिस इज द फर्स्ट मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दिस इज द सेकंड मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन, दिस इज द थर्ड मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो ऐसा आप लिस्ट डाउन करोगे। तो इसमें ज़रूरी नहीं कि आप सेकंड पॉइंट एग्जैक्ट वहीं आना चाहिए, कोई इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती। आप समझ गए ना कि सीक्वेंस नहीं होती। रिड्यूस फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के मेथड्स आप कैसे भी जैसे चाहें वैसे आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सवाल दिखाते हैं कि भाई देखो, मैं एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको सवाल दिखा रहा हूँ और सवाल के शुरू में कमांड वर्ड यूज़ हुआ है, ये आपको बताना चाह रहा हूँ। उसके अलावा एसएलओ में तो 100% कमांड वर्ड से ही एसएलओ शुरू होगा। तो लिस्ट एनी 3 मेथड्स ऑफ रिड्यूसिंग फ्रिक्शन, तो लिस्ट से शुरू हुआ है, ठीक है, लिस्ट कमांड वर्ड है, तो यहाँ से इन्होंने क्वेश्चन इनका शुरू हुआ। तो CRQs और ERQs जो है कमांड वर्ड से शुरू होते हैं। 70 to 80%, आई रिपीट 70 to 80% जब जितने भी आपके क्वेश्चन हैं वो कमांड वर्ड से शुरू होते हैं। और जब आपको कमांड वर्ड्स का पता होगा कि लिस्ट में बेसिकली क्या लिखना है मुझे, तो देन यू विल बी एबल टू राइट एग्जैक्ट
प्रिसाइज एंड एक्यूरेट आंसर विच योर एग्जामिनर वांट्स, ठीक है, जो आपके एग्जामिनर चाहते हैं, जो आपके एग्जामिनर एक्सपेक्ट करते हैं, वहीं आप लिख सकते हो जब तुम्हें पता होगा कमांड वर्ड्स का। जब कमांड वर्ड्स का पता होगा तब ही आप लिख सकते हैं एग्जैक्ट, एक्यूरेट और ऑथेंटिक आंसर जो एग्जामिनर चाहते हैं, तब ही आपको फुल मार्क्स मिल सकते हैं। तो लिस्ट का मतलब आप समझ गए, ठीक है। अब जो है यहाँ से बेटर रिस्पॉन्स से मैंने आपको जो है आंसर मैंने यहाँ पेस्ट किया है। इन्होंने लिखा है बाय यूजिंग लुब्रिकेंट oil by reducing the contact area of the objects, by convert rough surface in the smooth surface using different kind of instrument। तो इन्होंने जस्ट मेथड्स जो है लिस्ट डाउन किए हैं, इन्होंने एक्सप्लेनेशंस नहीं दिए हैं कि भाई कैसे लुब्रिकेंट ऑयल से, ठीक है, लुब्रिकेंट ऑयल से कैसे फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं, कैसे, उसका जवाब इन्होंने नहीं लिखना, क्योंकि जस्ट सवाल में लिस्ट बताया है ना, तो इन्होंने सवाल को देखा है, सवाल में कमांड वर्ड लिस्ट यूज़ हुआ था। तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि आपको जस्ट उसमें पॉइंट्स लिखने हैं, इसमें एक्सप्लेनेशंस की ज़रूरत नहीं होती, इसमें एग्जांपल्स की ज़रूरत नहीं होती, इसमें लिस्ट डाउन करनी होती हैं चीज़ें, ठीक है। तो इन्होंने सिंपल लिस्ट डाउन किया है मेथड्स को, इन्होंने ये नहीं बताया कि वो कैसे लुब्रिकेंट ऑयल फ्रिक्शन को रिड्यूस करता है, इन्होंने ऐसे एक्सप्लेन नहीं किया, जस्ट इन्होंने लिस्ट डाउन किया। लिस्ट में जस्ट प्रिसाइजली आपको लिखना होता है कि ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, बस हाउ एंड वाई जो है हमें बताना नहीं होता, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज मेंशन है, ठीक है, कमांड वर्ड मेंशन है, इसमें टू गिव अ ब्रीफ रिस्पॉन्स मोस्टली एज अ वर्ड और फ्रेज, इसमें ब्रीफ रिस्पॉन्स देना होता है, इसमें एक वर्ड हो सकता है या कुछ वर्ड्स हो सकते हैं, एक फ्रेज हो सकता है। तो मेंशन से मुतल्लिक मुझे कोई स्लो में या तो मुझे पेपर में कोई सवाल नहीं नज़र आया जिसकी वजह से मैं एग्जांपल शेयर नहीं कर सकता। सेकंड एंड द फोर्थ इज स्टेट। स्टेट एक कमांड वर्ड है, इसका मतलब ये होता है कि टू एक्सप्रेस इन प्रिसाइज टर्म्स विद लिटिल और नो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स। इसमें प्रिसाइज टर्म्स से एक्सप्रेस करना होता है, इसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स लिटिल बिट इफ़ यू वांट टू ऐड, ठीक है, कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऐड कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, अगर ना चाहें तो आप सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऐड नहीं भी कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू। बट बेहतर ये होता है कि आप कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ऐड करें, ठीक है। तो सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं? सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स ये होते हैं कि आप कोई भी स्टेटमेंट लिखते हो ना, तो उस स्टेटमेंट को आप सपोर्ट करने के लिए एक फैक्ट लिखते हो, कोई जो है फॉर्मूला के तहत उस स्टेटमेंट को जो है मज़ीद सपोर्ट करते हो, कोई फैक्ट, कोई फिगर, परसेंटेजेस, ठीक है, उसको जो है स्टेटमेंट को बेसिकली सपोर्ट करने के लिए आप लिखते हो। तो इसमें जो है सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आपको देनी चाहिए लिटिल बिट जब स्टेट वर्ड नज़र आए, ठीक है। तो इसमें प्रिसाइज टर्म्स में, ठीक है, प्रिसाइज टर्म्स में बहुत शॉर्ट होता है, ये डेफिनेशन की तरह ही होता है, लेकिन इसमें सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी कुछ ऐड होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास एसलो से एग्जांपल है, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये आपका एसलो है, तो इस एसलो में आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जो भी आप डेफिनेशन लिखते हो उस डेफिनेशन का जो है आपके पास कुछ सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स भी हों। इसमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कोई मेरा ख्याल से फॉर्मूला ही बेहतर होगा सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में, ठीक है। अपनी तरफ से परसेंटेजेस, फिगर्स नहीं लिखनी, फैक्ट्स लिखनी है, फैक्ट्स, ठीक है। फैक्ट्स होते हैं, उसके लिए थीरीज होती हैं, लॉज होती हैं, तो आपने सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में ऐसी चीज़ें लिखनी है जो कि प्रूफ्ड हैं, थीरीज, लॉज, फार्मूलाज, कुछ परसेंटेजेस वो भी फैक्ट्स में होती हैं, तो वो लिखना है, ठीक है, सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स में फिर आप अपने से लिखना शुरू ना हो जाएं। सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट्स आर बेसिकली फार्मूलाज, थ्योरीज, लॉज, उनको रेफरेंस में लेते हुए हम कहते हैं कि हमने जो कहा है हमने अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ और ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। अब जो है इसमें एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कमांड वर्ड्स कैसे यूज़ होते हैं,
तो वो हम आपको दिखा रहे हैं। हम आपको SLO से जो है कमांड वर्ड दिखा रहे हैं और फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी दिखा रहे हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि कमांड वर्ड्स जो हैं यही कमांड वर्ड्स होते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम के क्वेश्चंस में यूज़ होते हैं, और जब आपको कमांड वर्ड्स का पता होगा तभी आप इन क्वेश्चंस के ऑथेंटिक, प्रिसाइज, एक्यूरेट और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर एक्सपेक्टेशन आप लिख सकते हो। वरना उसमें जितने भी लाइंस आपको खाली स्पेस दिया होता है आंसर के लिए वो भरना नहीं होता। सिर्फ उस ब्लैंक स्पेस को भरने से मार्क्स नहीं आते, बल्कि अगर 6 लाइंस हैं, अगर आप सिर्फ 3 लाइंस भरते हो और अगर आप वो तमाम चीज़ें, वो तमाम कॉन्सेप्ट्स, वो तमाम टर्म्स यूज़ करते हो जो एग्ज़ामिनर एक्सपेक्ट कर रहा था, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। इसमें 6 के 6 लाइंस भरने से कुछ नहीं होना। तो कहने का मतलब ये है कि प्रिसाइज आंसर, ऑथेंटिक आंसर और अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर्स एक्सपेक्टेशन आप आंसर लिखते हो तो वो जो है काफ़ी मुफीद साबित हो सकता है। तो स्टेट एनी 3 important फैक्ट्स विच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो स्टेट करने आपने 3 important फैक्ट्स विच एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ। तो 3 important फैक्ट्स जो कि एक्सप्लेन करें इम्पोर्टेंस ऑफ पुल ऑफ ग्रेविटी ऑन अर्थ, तो इसमें स्टेट करनी है। तो स्टेट में आपको कुछ थोड़े से कुछ जो है आपको सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स भी ऐड करने हैं। तो स्टेट एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, ये दूसरा एग्जांपल है। तो इसका हमने जो है जवाब भी आपके सामने रखा है। स्टेट एनी 3 डिसएडवांटेजेस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन के 3 डिसएडवांटेजेस स्टेट करने के लिए कहा गया था, तो वो इन्होंने कुछ ऐसे लिखा है जो कि बेटर रिस्पॉन्स है, इसमें बच्चे को फुल मार्क्स मिले। डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल हैबिटेट फॉर सेटिंग हाइड्रोस्टैटिक हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। If the water of hydroelectric power generation overflows, it causes floods. Expensive to set up and turbine causes noise pollution. तो इन्होंने स्टडी किया है, काफ़ी इन्होंने जो है अच्छे से जो है अपने पॉइंट्स लिखे हैं। तो डिस्ट्रक्शन ऑफ प्लांट एंड एनिमल हैबिटेट फॉर सेटिंग हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। If the water of hydroelectric power generation overflows, it causes floods. प्रॉपर इन्होंने क्लियर जो है पॉइंट्स लिखे हैं। अगर वाटर ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन ओवरफ्लो करेगा इट कॉजेज फ्लड्स, ठीक है। तो काफ़ी जो है क्लियर पॉइंट्स लिखे हैं, तो ऐसे आपको लिखने होते हैं। तो स्टेट में बेसिकली टू द पॉइंट लिखना होता है, प्रिसाइज लिखना होता है। आप चाहें तो सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स उसमें ऐड कर सकते हैं। इसमें कोई ख़ास सपोर्टिंग आर्गूमेंट्स तो ऐड नहीं किए, लेकिन जो पॉइंट इसने लिखा है वो बहुत क्लियरली लिखा है कि अगर पानी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन में ओवरफ्लो करे तो फ्लड कोज करता है, एक्सपेंसिव होता है सेटअप करने के लिए, और टरबाइन कोज नॉइज़ पोल्यूशन, फिर एक्सपेंसिव होता है एक तरह से, और दूसरी तरफ जो है वो नॉइज़ पोल्यूशन भी कोज करता है। काफ़ी जो है इन्होंने क्लियरली पॉइंट्स लिखे हैं। तो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड कमांड वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। पहला हमने जो कॉग्निटिव लेवल कवर किया वो नॉलेज बेस में जितने भी कमांड वर्ड्स हैं। तो नॉलेज बेस क्या होता है, वो फैक्ट्स होते हैं, उसमें रिकॉल होता है, मेमोराइजेशन होता है, रिमेंबरिंग होता है, उसमें रोड मेमोराइजेशन भी होता है, ठीक है। इसमें रिकॉल, रिमेंबरिंग, उसके अलावा फैक्ट्स, फिगर्स, ठीक है, वो नॉलेज में आते हैं। तो वर्ड नॉलेज, नॉलेज जो कि याद करने वाली चीज़ होती है, फिर आपको वो दोबारा याद करके फिर आपको एग्ज़ाम में लिखना होता है, तो वो नॉलेज बेस्ड है। अब अंडरस्टैंडिंग बेस पे आते हैं कि जितने भी अंडरस्टैंडिंग बेस के आपके एसएलओज हैं तो वो क्या होंगे, उसमें अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट होगी, उसमें समझना होगा, उसमें वाई हाउ ऐसे सवालात भी होंगे, ठीक है। तो हम सबसे पहले कमांड वर्ड देखेंगे और कमांड वर्ड फिर हम एसएलओ में देखेंगे और फिर उस कमांड वर्ड को हम एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस में देखेंगे। तो क्लासीफाई इज़ द फर्स्ट कमांड वर्ड to group information, elements, organisms, etc. into categories with predefined characteristics or criteria. Classify command word जो है इसमें क्या करना होता है कि आपके पास पहले से characteristics
या क्राइटेरिया डिफाइन किया होता है पहले से, ठीक है, और उसके हिसाब से उसको कंसीडर करते हुए आपने जो है ग्रुपिंग करनी होती है, ठीक है। अगर हम ऑर्गेनिज़म्स की बात करें तो ऑर्गेनिज़म्स के अंदर भी मुख्तलिफ जो है कोई प्लांटिया है, कोई एनिमेलिया है, तो हम एनिमेलिया और प्लांटिया को अलग अलग करते हैं। तो अलग अलग हम जो ग्रुपिंग करते हैं उनकी, तो वो एक प्री डिफाइंड क्राइटेरिया पहले से होता है, उसके हिसाब से करते हैं या उसको बुनियाद रख के हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। अब एसएलओ में क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम बाय कोटिंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, तो इसमें क्लासिफाइड टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, ठीक है। इक्विलिब्रियम के टाइप्स को आपने क्लासिफाई करना है। तो इक्विलिब्रियम के जितने भी टाइप्स हैं उनकी एक क्राइटेरिया फिक्स्ड है ना पहले से, तो हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स फिक्स्ड किए हैं, हमने कुछ एक क्राइटेरिया फिक्स्ड किया है कि भाई इक्विलिब्रियम के ये 3 टाइप्स हैं, पहला टाइप ऐसा होगा, दूसरा टाइप ऐसा होगा, तीसरा टाइप ऐसा होगा। पहले टाइप के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, दूसरे टाइप के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे और तीसरे टाइप के ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। तो हमने पहले से डिफाइन किया हुआ है। तो क्लासिफाई जब हम करेंगे तो हम उन कैरेक्टरिस्टिक्स को, उस क्राइटेरिया को मद्देनज़र रखते हुए हम क्या करेंगे, इक्विलिब्रियम के टाइप्स को क्लासिफाई करेंगे। अगर मिसाल के तौर पे एग्ज़ाम में अगर हमें जो है इक्विलिब्रियम के मुख्तलिफ एग्जांपल्स दिए जाते हैं, कोई 5-6 एग्जांपल्स दिए जाते हैं और हमें बताते हैं कि भाई आप इन 5-6 एग्जांपल्स को जो है आप अरेंज करें, 3 जो इक्विलिब्रियम की टाइप्स हैं उनमें आप इनको बांट दें इन एग्जांपल्स को। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उन एग्जांपल्स को देखना होगा कि भाई ये कैसा एग्जांपल है, क्या ये एग्जांपल फर्स्ट इक्विलिब्रियम के टाइप से मैच करता है या सेकंड से मैच करता है या थर्ड से मैच करता है। हम उसको देखेंगे, फिर उस हिसाब से हम उनकी ग्रुपिंग करेंगे या उसको ग्रुप्स में डाल देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा है वो कंपेयर है, कमांड वर्ड्स। कंपेयर में टू मेंशन द सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस बिटवीन 2 और मोर आइटम, सिचुएशंस और फेनोमेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कमांड वर्ड है। इसमें स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज करते हैं। कंपेयर का मतलब ये समझते हैं कि डिफरेंसेस हैं, नहीं। कंपेयर में न सिर्फ डिफरेंसेस बल्कि सिमिलरिटीज़ भी आती हैं। तो कंपेयर जब भी आपको कमांड वर्ड कहीं भी नज़र आता है ना, कंपेयर का मतलब होता है यू हैव टू मेंशन सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस। आपको सिमिलरिटीज़ भी मेंशन करनी है और डिफरेंसेस भी मेंशन करनी है जब कंपेयर आ जाए आपके सवाल में, ठीक है। तो हम इसका एसएलओ देखते हैं। कंपेयर द डेंसिटीज़ ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस। तो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर जो है, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, इनकी डेंसिटीज़ को कंपेयर करना है। तो कंपेयर जब हम करेंगे तो हम इनकी सिमिलरिटीज़ भी देखेंगे और हम डिफरेंसेस भी देखेंगे। फिर ऐसा हमें ये एसएलओ पढ़ना होगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, आप एसएलओ में ना अपने आप को बाउंड ना करें कमांड वर्ड्स तक, ठीक है। कमांड वर्ड्स की जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जितने भी डिमांड्स हैं, वो आप पूरा कर लें। उसके बाद आप फिर काफ़ी थोड़ा और भी पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। सिर्फ कमांड वर्ड्स की हद तक पढ़ेंगे तो वो कम नॉलेज आपके पास होगा। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा कि कमांड वर्ड्स के जितने भी एक्सपेक्टेशंस हैं वो आप मुकम्मल कर लें। उसके बाद जो है आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ें, ठीक है। और जो आप पढ़ते हैं वो समझ के पढ़ें, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और याद करना है, समझ के पढ़ना है, तो ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक सवाल है, कमांड वर्ड्स जो है हमारे पास जो कंपेयर का था, उस कमांड वर्ड से मुतल्लिक एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन है। इसमें इन द गिवन फिगर अ टेस्ट ट्यूब फिल्ड विद मर्करी इज इन्वर्टेड इनटू अ बीकर that is also filled with mercury. Assume that the closed end of the test tube is a vacuum. Compare the pressure 8.1 इस पॉइंट पे, दूसरे ये पॉइंट और तीसरा ये पॉइंट फॉर द गिवन डायग्राम। तो हमें प्रेशर्स क्या करने हैं, कंपेयर करने हैं। तो 1, 2, 3 इन 3 पॉइंट्स पे प्रेशर हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। अब तुम्हें पता है कि कंपेयर में न सिर्फ तुम्हें सिमिलरिटीज़ लिखनी है बल्कि तुम्हें डिससिमिलरिटीज़ मतलब डिफरेंसेस भी लिखनी है।
तो आपको पता है कमांड वर्ड्स जो कंपेयर है इसमें सिमिलरिटीज़ भी लिखनी है और डिफरेंसेस भी लिखनी है। तो आइए चलते हैं देखते हैं कि एक बेटर रिस्पॉन्स में स्टूडेंट ने कैसे जो है सिमिलरिटीज़ और डिफरेंसेस लिखे हैं। इस सवाल के जवाब में उसने लिखा है प्रेशर एक्सर्टेड एट पॉइंट 3 एंड 2 इज सेम। ठीक है, फर्स्ट सेंटेंस में ही इसने बताया है कि प्रेशर एक्सर्टेड एट पॉइंट 3 एंड 2 इज सेम। इसने पहले एक सिमिलरिटी बयान की है। ठीक है, एग्जामिनर को ज़रूर ये बात जो है अच्छी लगी होगी। अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ प्रेशर एक्सर्टेड एट एनी पार्ट ऑफ द लिक्विड रिजल्ट्स इन इक्वल प्रेशर ऑल अराउंड द लिक्विड। पॉइंट 1 हैज़ लेस प्रेशर देन 2 एंड 3। अब यहाँ एक डिफरेंस भी लिखा है इसने, पॉइंट 1 हैज़ लेस प्रेशर देन 2 एंड 3। अब ऐसे जाके इस बच्चे को फुल मार्क्स मिले। तो सिमिलरिटीज़ भी लिखी हैं और डिफरेंसेस भी लिखी हैं। और नेक्स्ट जो कमांड वर्ड है वो कॉन्ट्रास्ट का है। कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? टू मेंशन डिफरेंसेस बिटवीन टू और मोर आइटम्स। इसमें डिफरेंसेस मेंशन करनी होती हैं दो या दो से ज़्यादा आइटम्स हो, सिचुएशंस हो या फेनोमेनास हो। तो वो आप क्या करोगे, उनमें डिफरेंसेस लिखोगे। फेनोमेना में मिसाल के तौर पे हमारे पास फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन, ब्रीथिंग, तो इनके दरमियान आप डिफरेंसेस लिखते हो तो वो कॉन्ट्रास्ट में आता है। ठीक है, सिचुएशंस भी आ सकती हैं इसमें। सिचुएशंस ये इंग्लिश में आपको ये वर्ड नज़र आएगा। ठीक है, रीडिंग पैसेजेस के बाद जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट ये यूज़ होता है, मैंने कहीं देखा है। खैर अभी मेरे पास कोई एग्जांपल तो नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रास्ट में सिचुएशंस को भी आप कॉन्ट्रास्ट करते हो, 2-3 सिचुएशंस के डिफरेंसेस लिखते हो। ठीक है, तो कॉन्ट्रास्ट आपको पाकिस्तान स्टडीज़ भी मिल सकता है। ठीक है, मुख्तलिफ जो है उसमें होते हैं उसमें इवेंट्स। ठीक है, वो फिर उनके दरमियान डिफरेंसेस लिखते हो। तो ऑल सब्जेक्ट्स लिखा हुआ है तो मतलब ये तमाम सब्जेक्ट्स के लिए एप्लीकेबल है। तो ऑल सब्जेक्ट्स का मतलब जो यहाँ ऑल सब्जेक्ट लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये कमांड वर्ड हर सब्जेक्ट में यूज़ होता है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास डिस्क्राइब है। डिस्क्राइब बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो कमांड वर्ड है ये बहुत दफ़ा यूज़ होता है। तो डिस्क्राइब का मतलब ये होता है कि टू टेल इन वर्ड्स, आपको वर्ड्स में बतानी है, यूजिंग डायग्राम्स वेयर अप्रोप्रिएट। जहाँ ज़रूरत है डायग्राम्स की वहाँ आप डायग्राम्स भी ड्रॉ करोगे। फर्स्ट आपने अल्फाज के ज़रिए आपने लिखना है। ठीक है, यू हैव टू राइट। अगर ज़रूरत पड़ेगी डायग्राम्स की, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो आप डायग्राम्स जो है ड्रॉ कर सकते हो। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिख सकते हो। डिस्टिंग्विशिंग मतलब डिफरेंसेस। ठीक है, रेलेवेंट कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो, खुसूसियात लिख सकते हो, क्वालिटीज़ लिख सकते हो, मेन पॉइंट्स ऑफ टॉपिक लिख सकते हो, गिवन सिचुएशन और स्पेसिफिक एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इस डिस्क्राइब में ना आपको डिस्क्राइब में तफसीलन लिखना होता है और ज़रूरत पड़ने पे डायग्राम्स भी ड्रॉ करने होते हैं। अगर वहाँ डायग्राम ड्रॉ करने की ज़रूरत है तो वो बेहतर होता है आप डायग्राम भी ड्रॉ करें। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे जो है आप चीज़ें लिख सकते हो, जैसे कि डिफरेंसेस लिख सकते हो, कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो, क्वालिटीज़ लिख सकते हो। तो ये डिपेंड करता है सवाल पे कि मुझे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखने हैं या मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं या मुझे क्वालिटीज़ लिखनी है, मुझे क्या लिखना है, ये सवाल पे डिपेंड करता है। ये जितने भी चीज़ें लिखे हुए ये एक सवाल के जवाब में नहीं लिखना है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़, मेन पॉइंट्स ऑफ टॉपिक, ये तमाम जो है वो एक सवाल के जवाब में लिखना मुमकिन नहीं होता। वो सवाल पे डिपेंड करता है कि whether I have to write distinguishing features, whether I have to write relevant characteristics, qualities, तो क्या लिखना है वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। ठीक है, और चलें भाई, ये हम आपको स्लो से दिखा रहे हैं। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन को डिस्क्राइब करना है। ट्रांसलेटरी है, रोटेटरी है और वाइब्रेटरी मोशन है। तो इसमें जब हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी को जब हम बयान करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे, तो इसमें मोस्ट probably what should I be doing? I should be writing distinguishing features, ना?
और कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिखूंगा, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक लिखना इस एसएलओ के लिए मुनासिब है, ठीक है। यहाँ ड्राइंग्स करना मेरे लिए इतना मुनासिब नहीं है। यूजिंग डायग्राम्स वेयर अप्रोप्रिएट, यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक है। ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन के डायग्राम्स ड्रॉ करना मुनासिब नहीं है, बल्कि मुझे एग्जांपल्स देनी चाहिए, मुझे इनके दरमियान डिफरेंसेस लिखनी चाहिए, मुझे ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी मोशन की कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी चाहिए और मुझे कुछ एग्जांपल्स देनी चाहिए। ऐसे जो है ये एसएलओ तैयार करना होगा, ठीक है। डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स, आप ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी के दरमियान डिफरेंसेस लिखेंगे। आप ट्रांसलेटरी, रोटेटरी और वाइब्रेटरी के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे कि भाई ट्रांसलेटरी मोशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, रोटेटरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वाइब्रेटरी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, ये आप लिखेंगे, ठीक है। और आप एग्जांपल्स भी दे देंगे, तो ऐसे ये एसएलओ तैयार होगा। अगर मेरे पास यस आई हैव मेंशन्ड क्वेश्चन फ्रॉम पास्ट एग्जाम पेपर, तो पास्ट एग्जाम पेपर में ये एक जो है बल्कि 2 सवाल हैं ERQ से, ठीक है। डिस्क्राइब जो है ये 4 नंबर का होता है या 6 या 8 नंबर का, मोस्ट प्रोबेबली आई शुड से, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली ये 4 नंबर का या 6 नंबर का ये सवाल होता है। तो ये जो मैंने आपके सामने रखा है, दिस इज़ फ्रॉम ERQs एंड इट इज़ अबाउट मोर देन 6 मार्क्स का जो है ये एक सवाल है। तो फर्स्ट जो है डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस इवोपरेशन। तो 5 फैक्टर्स आपने डिस्क्राइब करने हैं। लिस्ट लिखा होता है तो आप क्या करते हैं, जस्ट लिखते भाई कि ये फैक्टर है, ऑपरेशन को अफेक्ट करने वाली कौन कौन सी फैक्टर्स हैं, सरफेस एरिया, टेम्परेचर जो है। ऐसे में क्या करता, बस लिस्ट डाउन करता अगर लिस्ट लिखा होता। चूँकि यहाँ डिस्क्राइब लिखा हुआ है इसलिए मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी होंगी, या तो मुझे डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स लिखनी होंगी, या तो मुझे वर्ड्स में बताना होगा, और अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे डायग्राम्स भी ड्रॉ करने होंगे, ठीक है। तो डिस्क्राइब में काफ़ी तफसीलन बतानी होती है। तो डिस्क्राइब एनी 5 फैक्टर्स विच अफेक्ट सरफेस इवोपरेशन। तो सरफेस इवोपरेशन को कौन से 5 फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं। दूसरा जो सवाल है ऑप्शन में दिया हुआ है, डिस्क्राइब एनी 5 यूजेस ऑफ गुड एंड बैड कंडक्टर्स। गुड एंड बैड कंडक्टर्स के 5 यूजेस, 5 इस्तेमाल, ठीक है। 5 यूजेस जो है हमें डिस्क्राइब करने हैं कि गुड और बैड कंडक्टर्स कहाँ यूज़ होते हैं, ठीक है, और इनकी क्या यूजेज है, कहाँ इस्तेमाल होता है। ये 5 यूजेस हमें लिखने हैं। ये भाई आप ऐसे फिर डिस्क्राइब करोगे, ठीक है। और नेक्स्ट जो है हमारे पास डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश कमांड वर्ड है। डिफरेंशिएट और डिस्टिंग्विश बहुत आसान है, इसमें डिससिमिलरिटीज़ लिखनी है, अपने डिफरेंसेस लिखनी है, ठीक है। 2 या 2 से ज़्यादा चीज़ें होंगी, उनके दरमियान डिफरेंसेस लिखनी है, जैसे कि डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो ये आपने इनके दरमियान डिफरेंसेस लिखने हैं, इसमें सिमिलरिटीज़ नहीं लिखनी, इसमें जस्ट डिफरेंसेस लिखनी है। तो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सवाल है, डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी इन एनी 3 पॉइंट्स, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में स्पीड और वेलोसिटी को आपने डिफरेंशिएट करना है कि स्पीड और वेलोसिटी के दरमियान क्या डिफरेंस है, तो वो आप डिफरेंसेस लिखोगे। तो जो कमांड वर्ड्स हैं देखें, आपको ये एसएलओ में मिल जाएंगे और आपके एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस जो हैं वो कमांड वर्ड से शुरू होंगे। जब कमांड वर्ड्स आपको पता होंगे तभी आप एग्जैक्ट, एक्यूरेट और प्रिसाइज आंसर लिख सकते हो, तभी आप मार्क्स गेन कर सकते हो। अदरवाइज आप जो है नॉलेज आपके पास होता है लेकिन क्या लिखना है, एग्जैक्टली क्या लिखना है उस सवाल के जवाब में। एक तो एक स्पेसिफिक जो है खाली जगह दिया होता है आंसर के लिए, तो उस आंसर का जो स्पेस है उसमें कितना कंटेंट मुझे लिखना है और क्या चीज़ें मुझे ऐड करनी है, सवाल में क्या पूछा गया है, व्हाट एग्जामिनर एक्सपेक्ट्स, ये सब तुम्हें कमांड वर्ड से ही पता चलेगा। तो ये ऐसे ही नहीं होता, बल्कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लें और ऐसे फिर जो है और भी कमांड वर्ड्स हैं आगे, ठीक है। तो ये काफ़ी कमांड वर्ड्स हैं, आई थिंक ये लास्ट है जो कि मैं इस पार्ट में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। तो डिस्कस एक कमांड वर्ड है,
तो इसमें ये बल्कि मैं स्किप कर रहा हूँ, आई थिंक आई शुड एंड दिस वीडियो। तो जितने भी कमांड वर्ड्स हैं उन तमाम कमांड वर्ड्स को आप खुद से पढ़ें। PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से डाउनलोड करें। और कमांड वर्ड्स और भी हैं, लंबी लिस्ट है, आप वहाँ से रीड करें, समझें। अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम ऐसे ही एक और वीडियो बनाएंगे जो कि पार्ट 2 के नाम से होगा, और बाकी जितने भी कमांड वर्ड्स हैं वो हम उस पार्ट में कवर करेंगे। आप चाहें तो हमें कमेंट सेक्शन में बता दें कि whether I should make one more video regarding command words or not। मुझे लगता है कि this is enough because this is something I think it's enough to give you idea about command words। बाकी आप खुद रीड करें और आप एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में देख लें, ई मार्किंग्स पढ़ें, उसमें बेटर रिस्पॉन्सेज में कैसे लिखा है स्टूडेंट ने, वो सब आप पढ़ें, लिखें। एंड आई विश यू द बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशंस प्रिपरेशन। TDV signing out, thank you, Allah Hafiz।